हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे और थक करके भी चलने का साहस जुटा करके आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसा मैं कहता हूं कि एज ए ऑफिसर आप मेरे साथ पढ़िए, धैर्य और पेशेंस के साथ एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक, तो इस समय हिंदी में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा आप सुन लीजिए। एक तो आपने विलोम पढ़ लिया है, ठीक है, और एक आपने क्या पढ़ा, उसके बाद वर्तनी पढ़ा। ठीक है, वर्तनी में ही आपने वाक्य शुद्धि पढ़ लिया, ठीक है, जो उसी का सब टॉपिक था। तीसरा आपने क्या पढ़ा, तीसरा आपने तद्भव तत्सम पढ़ लिया है, ठीक है, तद्भव तत्सम पढ़ लिया। ये तो मैं सबके हैंड रिटन टेस्ट करा दिए, इनकी पीडीएफ कंटिन्यू जो है टेलीग्राम चैनल पर भेज रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट से आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। और जो यूपी स्पेशल भी पढ़ाया जा रहा है उसका भी पीडीएफ कंटिन्यू भेजा जा रहा है प्रत्येक लेक्चर का, ठीक है, वो आप फ्री ऑफ कास्ट है उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इनके हमने क्रमशः पीवाईक्यू भी करा दिए, तीनों टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगभग 500 के आसपास सबका कराया गया है। और उससे एक इसलिए 500 प्लस करा दिया हूँ ताकि आप ये समझ सके कि नया क्या मिला आपको। तो उसमें एक भी नया सवाल नहीं मिल रहा था। आपने देखा कि जैसा एक तद्भव तत्सम में एक नया मिला पंजीरी, और एक जो है विलोम में मिला था शिशिर का हेमंत। बस सोचने वाली बात है कि इन पूरे लगभग अब तक में इतने क्वेश्चन कराए हूँ, मुझे लग रहा 2000 के आसपास हो जाएंगे। बावजूद उसके क्या है, एक दो केवल क्वेश्चन नहीं मिले, उसको भी रटा दिया। इतना बार बोलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक, जो टेस्ट नंबर 1 है, ये आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हाँ, एक चीज़ मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, मुझे पढ़ाना चाहिए था इसके पहले विशेषण विशेष्य, ठीक है, विशेषण विशेष्य। अच्छा, विशेषण विशेष्य का जो सबसे टफ पार्ट है, जो पहला थियरी पार्ट है, वो मैं लिख भी लिया हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब लिखा नहीं, वो लिख भी चुका हूँ। बस ये है मैं वो टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। उसका कारण है क्योंकि बस अब एक ही महीने मेरे मेंस के रह गए हैं, इसीलिए मैं उस टॉपिक को होल्ड रख रहा हूँ। ये मेंस का टॉपिक है मेरे, तो मैं पहले इसको कवर कराता हूँ, फिर उसके बाद हम दो टॉपिक सब लिखा हुआ है, बहुत जल्दी हम कंप्लीट करा देंगे। अब यहाँ से हमें इस टॉपिक में क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा विशेषण विशेष्य का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, उसके बाद में रटना है। तीसरी बात यह है कि जो आपको 3 लेक्चर में करा दिया हूँ उनका यहाँ पर यूज करना होगा, क्योंकि वहाँ आपने अच्छे से सुना होगा। चलिए देखो, आप एज ए ऑफिसर पढ़ते हैं तो आप में धैर्य और पेशेंस होगा, इसलिए आपकी में भागने की टेंडेंसी नहीं होगी, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। चलिए पहला आप सवाल देखिए, यहाँ पर क्या है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और रटते चलते हैं, ठीक है। ठीक, पहला आप ऐसे इसको हम लोग एरो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे बनता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखें, ठीक है, ये पहला देखते हैं। तो ये लिखा है जो सबके, अच्छा मुझे लग रहा है कि क्या ऐसे टिक करना चाहिए क्या, ये तो बहुत मोटा हो जाएगा। ये सिलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो आप पता लगे पढ़ नहीं रहे होंगे, आपका ध्यान नहीं आएगा उस पर, इसीलिए मुझे लाइन करना चाहिए। चलिए, विलम्ब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए पहला आप पढ़िए क्या कह रहा है, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो। ठीक, तो जो आपके अंतःकरण की बात जान जाए तो उसे क्या कहते हैं, भाई तुम तो अंतर्यामी हो, बाबा जाने मन की बात। ठीक, बाबा जाने मन की बात, भाई तुम तो अंतर्यामी हो। ठीक, दूसरा देखिए कह रहा है कि जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभूतपूर्व। ठीक है, अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो। तीसरा देखिएगा, तीसरा कह रहा है कि जो खाने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं, अखाद्य। क्या है, जो खाने योग्य होता है उसे कहते हैं खाद्य पदार्थ है, और जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अखाद्य।
नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि जिसका खंडन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अखंडनीय। क्या कहते हैं? अखंडनीय। और जिसका खंडन किया जा सके उसे क्या कहेंगे? खंडनीय। अब यही ख पर लिखना होगा मुझे, तो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि अखंडनीय व खंडनीय ऐसे तो अ लगा करके, निर लगा करके, विलोम बना बना करके तो मैं तो लिखता पागल हो जाऊंगा। और आप में यही समझ रखना है, तभी आपका नोट्स शार्ट हो पाएगा, कम टाइम में आप अच्छा पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से आप आगे बढ़िए। अब अखंडनीय हो गया। जिसका खंडन या टुकड़ा न हुआ हो, देखो ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है कि जिसका खंडन न किया जा सके वो क्या है? वो अखंडनीय है। लेकिन जिसका खंडन या टुकड़ा हो चुका है वो क्या है? वो है खंडित। अखंडित। न हुआ हो वो क्या है? अखंडित। समझ गए कि नहीं? जो न किया जा सके वो तो अखंडनीय है, किया ही नहीं जा सकता। और जो न किया गया हो अभी वो क्या है? अखंडित है। वो क्या है? अखंडित है। और जिसका खंडन या टुकड़ा किया गया हो वो क्या कहलाएगा? वो खंडित है। वो क्या हो गया? खंडित है। समझ गए? तो सीखते जाइए, वो बार बार क्यों लिखूंगा। और हाँ, एक चीज़ अब और सुन लीजिए। देखो, इसमें कुछ सरल हैं जो आप पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को जो नहीं आता है वो टफ है, तो कुछ आपके लिए सरल हो सकते हैं, दूसरे के लिए दूसरा सरल हो सकता है। और कुछ इसमें सरल को लिखा भी गया है, उसका मैं कारण बता दूं पहले आपको, नहीं तो कहेंगे। देखो, उसका कारण ये है कि जब आप समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे तो आपकी जो इच्छा है वो किधर जाएगी? पीसीएस और आईएएस की तरफ जाएगी। या आप अभी आरओ की दे रहे हैं तो भी पीसीएस की दे रहे हैं, आरओ आईएएस में भी बैठ रहे हैं, जैसे कि कल पेपर है आपका। या आप एसएससी वाले जो देख रहे हैं, जब ये आप पा जाएंगे तब आप इन तीनों मूव करेंगे। ये अनिवार्य है, करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से अब ये इन सब सब्जेक्ट माने पीसीएस आईएएस इन सब में भी आता है, वहाँ मेंस में आता है। और मेंस में ऑप्शन नहीं होता, वहाँ पर मेंस में क्या है? लिखना होता है। समझ गए? वहाँ पर क्या है? ये शब्द दिए रहेंगे, उनका एक ये वाक्यांश दिए रहेंगे, उनके लिए एक शब्द शब्द आपको लिखना होगा। तो वहाँ पर क्या है? विकल्प न होने की वजह से बहुत आसान चीज़ ही वहाँ समझ में नहीं उतरती है। इसीलिए क्या है, इसमें आसान को भी थोड़ा शामिल किया गया है, क्योंकि अब मेंस के लिए मैं अलग से नहीं लिखता, इसीलिए मैं आपको समझाता जाऊंगा। और हाँ, एक चीज़, जैसा कि हमेशा सब ये पूरा का पूरा ख़त्म होने के बाद अंतिम में, ठीक है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा करके हैं और जो थोड़े क्लिष्ट हैं, जिन्हें ज़्यादा आपको बार देखना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्लिष्ट हैं, उन्हें हम अभी अभी उन्हें आइसोलेट करते जा रहे हैं, माने उनको मार्क करते जा रहे हैं। अंतिम में उनको लिख करके हमेशा की तरह दे देंगे, जिससे आप ज़्यादा बार उसको देख करके अपनी नॉलेज बेहतर कर लेना। आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से समझना। देखो, जिसका खंडन, अच्छा, जहाँ पर मुझे आपको लगता है कि मतलब आप बोर हो रहे हैं तो वहाँ स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। आपके साथ क्या है, फ्रेशर भी पढ़ते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है? जो छीड़ न हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षय कहते हैं। माने जिसका क्षय न हो उसे क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। या वही क्षय न होना मतलब क्या है? छीड़ न होना। क्या? छीड़ न होना। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से अक्षय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है? जो निंदा के योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे अनिंदनीय। जो निंदा की योग्य हो उसे क्या कहेंगे? निंदनीय। अगला देखिएगा, जो वंदना के योग्य न हो उसे क्या कहेंगे? अवंदनीय। और जो वंदना के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? वंदनीय। नेक्स्ट देखिएगा, जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अथाह। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यहाँ पर अथाह पानी है। क्या है? अथाह पानी। ठीक है, हम लोग जब तालाब में
नदी में कूद जाते थे नहाने के लिए, ठीक है। तो जब नीचे जाते थे, बहुत नीचे, जितना काफ़ी नीचे जाने पर क्या है, पानी बहुत ठंडा लगने लगता, तब समझ जाते कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई है, ठीक है, जिसे हम टच नहीं कर पाएंगे ज़मीन, उसे अथाह है, उसे कहते थे हम लोग अथाह पानी है यहाँ भाई। पानी में खेलते थे हम लोग। तो इस तरीके से जो है, अब तो शहरों में क्या है, अब तो शहरों में लोग उसी को स्विमिंग के नाम से सीखने जाते हैं, ठीक है। हमारे सर भी जो पढ़ा रहे हैं वो अभी इस समय स्विमिंग जाते हैं सीखने। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, जो चिंता के योग्य न हो, जो चिंता के योग्य न हो, ठीक है। गांव में करे तो देसी, शहर में करे तो स्वैग, क्या ही जमाना है। जो चिंता के योग्य न हो उसे क्या कहते हैं, अचिंत्य बोलते हैं, या अचिंतनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचिंतनीय। नेक्स्ट देखिए कह रहा है, जिसमें चेतना न हो, माने जिसमें चेतना न हो तो उसे क्या कहेंगे, अचेतन अवस्था में है वो, क्या है, अचेतन है, ठीक है। पानी मारो जल्दी से सिर मुंह पे। अगला देखिएगा, जो गाए जाने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे, अगेय, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से रटना पड़ेगा, ये गलत मत करना। अगेय मतलब क्या होता है, ठीक है। अगेय मतलब होता है जो गाया न जाने योग्य हो, माने गाए जाने योग्य न हो उसे अगेय कहते हैं। अब आपके दिमाग में जो आ रहा है ना अगेय, वो चीज़ अलग है, वो जानने से संबंधित है, जो जाना न जा सके, समझ गए। क्योंकि ज्ञ माने क्या होता है, जानना। तो अगेय माने जो गाए जाने योग्य न हो। अगला देखिएगा, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अगोचर या अतीन्द्रिय। इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लेना। जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके उसे क्या है, अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं। अगोचर तो मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ और बोलता भी था कि जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। जो छेदा न जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अछेद, उसे अछेद। अगला देखिएगा, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता वो अमर्त्य है। अमर्त्य भी होता है और अमर भी है, तो इसलिए लिखा गया है कि अमर न आए, अमर आए तो कर लेंगे कि जो मरता ही नहीं वो अमर है, लेकिन अमर्त्य अगर आए तब भी आप कर सके, इसीलिए अमर्त्य को इसे लिखना पड़ा मुझे। नेक्स्ट देखिएगा, जो सदा से चला आ रहा है माने अनवरत है। अच्छा, अनवरत होता ये लिखा है यार, वही चीज तो बताना था। जो सदा से चला आ रहा है वो क्या है, अनवरत है। जैसे भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति तात्कालिक प्राचीन संस्कृतियों जैसे मेसोपोटामियन है, इजिप्टियन है, ठीक है, सुमेरियन है, ये सारी सभ्यताएं धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कर गई, विलुप्त हो गई। लेकिन हमारी संस्कृति क्या है, अनवरत चली आ रही है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान प्रकृति पूजा, आज भी हम पेड़ों की पूजा करते, माने हमारी कल्चर क्या है, अनवरत चली आ रही है। तो ये मतलब सदा से चली आ रही है, तो हमारी संस्कृति क्या है, सदा से चली आ रही, अनवरत है। आगे देखिएगा, ये कह रहा है कि जिसकी मांग न की गई हो उसे क्या कहेंगे, अयाचित, उसे क्या कहेंगे, अयाचित। देखो याचना मतलब क्या होता है बताइए, याचना माने क्या होता है, याचना माने मांगना होता है, लेकिन मांगने की भी जो तीव्रता होती है याचना के दृष्टिकोण से देखा, याचना शब्द में वो क्या है, विनम्रता पूर्वक या दीनता पूर्वक मांगने की जो बात होती है उसे क्या कहते हैं, उसे याचना कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, याचना। लेकिन है याचना क्या, मांगने से ही संबंधित। तो वही है, जिसकी मांग न की गई हो वो अयाचित है, माने अभी वो उसकी मांग की नहीं गई है, ठीक। जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो उसे क्या कहेंगे, जो बीत चुका हो उसे कहते हैं अतीत, उसे कहते हैं अतीत। यहाँ मुझे इसे पढ़ने की टेक्निक याद आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा मैं पढ़ता हूँ।
अभी आप ऐसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़िए, किताब अभी ऐसे ही पढ़िए। जब आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम पढ़ लीजिएगा, जब आप रिवीजन करने के मोड में आइएगा तो आप ये मत पढ़ना, इधर से मत पढ़ना। ये आप नोट कर लो दिमाग में, इधर से न पढ़ के आप इधर से पढ़ना। जैसे अमानत, अमानत पढ़ते ही आपके दिमाग में यदि आ जाए कि वह वस्तु जो किसी के पास रखी हुई है, दूसरे के पास रखी है, उसे अमानत कहते हैं। अगर ये बात, इसको अमानत पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक आ जाए तो इसे यहाँ पर नहीं पढ़ना, फिर आगे बढ़ना। नहीं अगर क्लिक करे तो इसे पढ़ना। तो इससे क्या होगा, बहुत कम टाइम में आप इस सिलेबस को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसा मैं पढ़ता हूँ, ये मैं आपको पढ़ने की टेक्निक बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको काम आएगी। जो बीत चुका है उसे अतीत कहते हैं, ठीक है, वो बीता हुआ कल था मेरा, ठीक है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु जो होती है उसे क्या कहते हैं, अमानत कहते हैं, ठीक है। लो मेरी अमानत, बट संभाल के रखना। जो आगे अथवा दूर की न सोचता हो, जो आगे अथवा दूर की न सोचता हो उसे क्या कहेंगे, अदूरदर्शी है। वो क्या है, अदूरदर्शी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो पढ़ा न जा सके, जो पढ़ा न जा सके उसे क्या कहें, अपठनीय कहेंगे। देखो अपठनीय तो आप कर लेंगे, लेकिन अवाच्य, वाचन मतलब समझते हैं, वाचन माने किसी का वाचन माने पढ़ना होता है, उसी से बनता है अवाच्य। क्या है, अवाच्य। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। जो पराजित न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अपराजेय। क्या कहते हैं, अपराजेय है, माने ये अपराजेय है, जिसे जीता ही नहीं जा सकता। अगला देखिएगा। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अनुज। ये तो मैं आपको बताता रहता था ना, अग्रज माने जो पहले जन्म लिया हो, अनुज माने जो पीछे, और अनुज का उदाहरण हमेशा बताता था अनुचर, अनुगामी माने जो पीछे पीछे चलता हो या अनुसरण करता हो, माने पीछे चलने वाली बात। यही यहाँ पर भी है, जिसका जन्म पीछे हुआ हो। इसका मतलब ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो आपको अच्छे से पढ़ाया हूँ, और अगर आपने अच्छे से ऑनेस्टली पढ़ा है तो आज क्या है, वो बहुत आपको मदद करेगा वो 3 टॉपिक। ऐसे ही आने वाले कल में 360 आप पढ़ पाएंगे। तो अनुज हो गया। दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपराह्न। क्या बोलते हैं, अपराह्न। क्या बोलते हैं, अपराह्न। और शुद्ध वर्तनी में लिखा ही दिया हूँ कि कैसे लिखते हैं अपराह्न। ह पूरा लिखो, फिर अंदर न लिखो, तभी ये सही होगा। तो अपराह्न कहते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, टेस्ट नंबर 2 देख लीजिए, ठीक। कौन पढ़ा रहा है, क्लास तो जानते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, जिसकी गिनती पहले हो, जिसकी गिनती पहले हो उसे क्या कहते हैं, अग्रगण्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज होता है, जिसका बाद में होता है अनुज होता है, लेकिन जिसकी गिनती पहले हो उसे क्या कहेंगे, सॉरी, उसे कहेंगे अग्रगण्य। क्या कहेंगे, अग्रगण्य, ठीक है। अगला देखिएगा, छोटी बहन। छोटी बहन को क्या कहेंगे, अनुजा। छोटे भाई को क्या कहते हैं, अनुज, लेकिन बहन को क्या कहते हैं, अनुजा, ठीक है। क्या कहते हैं, अनुजा, ठीक। अगला देखिएगा, बिना वेतन के काम करने वाला, उसे क्या कहते हैं, अवैतनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में कई बार आया है, ठीक है, प्री में भी आया है। इसे कहते हैं अवैतनिक। नेक्स्ट देखिएगा, जो आगे या दूर की सोचता है उसे क्या कहते हैं, अग्रसोची या दूरदर्शी। जो नहीं सोचता उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अदूरदर्शी, लेकिन जो सोचता है उसे अग्रसोची या दूरदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान को क्या कहते हैं, अंतर्ज्ञान। क्या कहते हैं, अंतर्ज्ञान। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान को क्या कहते हैं, अंतर्ज्ञान। क्या आपको अंतर्ज्ञान हो रहा है। आगे देखिएगा, आगे बढ़कर स्वागत करना। आगे बढ़कर स्वागत करना क्या होता है, अगवानी करना। कहते हैं ना कि
लोग बोलते हैं ऐसे कि आगवानी करना, नहीं, अगवानी करना। ठीक है, तो आगे बढ़कर स्वागत करने को क्या कहते हैं? अगवानी करना। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, धरती और आकाश, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? इसे कहते हैं अंतरिक्ष। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ रट लीजिएगा। अच्छा, मैं थोड़ा इस बार कोशिश किया हूँ कि जो बहुत ज़्यादा, जैसे मतलब जिनको बहुत इम्पोर्टेंट है उनको स्टार लगाता गया हूँ। ठीक है, बाकी भी इम्पोर्टेंट है लेकिन वो थोड़े ज़्यादा, बहुत रात हो गई यार तो इसलिए थोड़ी सी आलस आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। बट नहीं, आलस क्या होता है? मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा क्या कहलाती? अंतः प्रेरणा। क्या होती है? अंतः प्रेरणा। ठीक, परसों मेरे दोस्त से बात हो रही थी, ठीक है, और तद्भव तत्सम का वीडियो मैं डाला था, जो वो कंटिन्यू पढ़ते हैं, वो भी गवर्नमेंट सेलेक्टेड हैं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन हम लोग साथ में ही मेन से लिखते हैं, तो अभी वो भी पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो कह रहे थे कि यार मैं जॉब से आया, आपकी वीडियो ऑन किया, तो मतलब आप भी थक के उतने टाइम पढ़ा रहे थे, जब बोल रहे थे तो मुझे इतनी एनर्जी आई कि जो है मैं फिर से हिम्मत करके पढ़ डाला। तो वही, अगर मुझे नींद मतलब आलस लग रही है थकान की वजह से दिन भर की, तो उसे नई एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब कुछ करना है सो करना है। तो अंतरिक्ष से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रट लीजिएगा, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। आगे देखिएगा, मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा क्या कहलाती है? अंतः प्रेरणा। जिसे जिसे जीता न जा सके, माने जिसे जीता ही नहीं जा सकता, उसे क्या है? अजेय है। और जो पराजित ही, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता है, वो क्या है? अपराजेय है। जिसे जीता नहीं जा सकता वो अजेय हो गया। इसके ऊपर पढ़ा अपराजेय, माने वो उसे जीता ही नहीं जा सकता, मतलब उसे वो पराजित ही नहीं किया जा सकता उसे। जब देखो, ये सब ध्यान से समझना होगा, जीता न जा सके वो अजेय होगा, और पराजित नहीं किया जा सकता वो अपराजेय होगा। मतलब एक ही निकल रहा है, लेकिन लोचा है भैया, यही आपको सीखना है इसमें। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, उसे क्या कहते हैं? अंतर्देशी। क्या कहते हैं? अंतर्देशी। अंतर्देशी का मतलब होता है देश के भीतर। क्या होता है? देश के, जितना भी देश के भीतर जो व्यापार होता है उसे अंतर्देशी व्यापार कहते हैं। बाहर को बाह्य व्यापार कहते हैं। ठीक है, तो अंतर्देशी जानते रहेगा। यहाँ पर आप देखते होंगे अंतर्देशीय नहीं, अंतर्राज्यीय जल परिवहन भी का जिक्र आता है। जैसे दो राज्यों के बीच में नदियाँ जब बहती हैं, जैसे कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकल करके कहाँ जाती है, आप देखेंगे तो पूर्वी साइड में जाकर के गिरती है ना, पूर्वी कोस्टल लाइन में, तो कई राज्यों से होकर के जाती है। तो उसके माध्यम से नाव से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या परिवहन करते हैं तो उसे कहेंगे अंतर्राज्यीय परिवहन, माने दो राज्यों के बीच में। समझ गए कि नहीं? अंतर्राज्यीय माने दो राज्यों के बीच में, वही है अंतर्देशीय। आगे देखिएगा, जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो क्या है? अनाक्रांत है। अभी वो क्या है? अनाक्रांत है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो अनाक्रांत है। नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ स्टार लगा दिया हूँ इस बार ढेर सारे में, सब में नहीं लगे लेकिन ढेर सारे में इस बार जहाँ दिमाग क्लिक करता जाता रहा लगाता गया हूँ, तो थोड़ा आपके लिए और भी फायदा है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित हो, माने दृढ़तापूर्वक वर्तमान हो या स्थित हो। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक अगर वो विद्यमान है तो क्या कहेंगे? यहाँ पर वर्तमान भी हो सकता है, विद्यमान देख लीजिए, ऐसे तो ज़्यादा तो आपके दिमाग में है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतर्निविष्ट है। क्या है? उसे कहते हैं अंतर्निविष्ट है। क्या है? जो किसी वस्तु के अंदर
दृढ़तापूर्वक स्थित हो उसे कहते हैं अंतर्निविष्ट है। क्या है? अंतर्निविष्ट है, इंपॉर्टेंट है। बहुत कम बरसात होना, इसे तो बहुत अच्छे से आपको बोलता रहता था अब तक पढ़ाने में। अल्पवृष्टि, वृष्टि मतलब होता है वर्षा, जहाँ कम वर्षा हो उसे अल्पवृष्टि, जहाँ बहुत वर्षा हो उसे वहाँ पर क्या कहेंगे? अतिवृष्टि, और जहाँ पर बिल्कुल न वर्षा होती हो उसे क्या कहेंगे? अनावृष्टि। समझ गए कि नहीं? देखो मतलब समझ लो, कहीं भी आएगा समझ जाएंगे, और कई बार बताया भी हूँ। वृष्टि माने क्या होता है? वर्षा। क्या होती? वर्षा, जिसे महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? पाउस। ठीक है, तो वर्षा, वृष्टि। अब देखो जहाँ पर कम हो वहाँ पर क्या कह लेंगे? वहाँ पर कह लेंगे अल्पवृष्टि, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो उसे क्या कहेंगे? अतिवृष्टि कह लेंगे, अतिवृष्टि कह लेंगे, और जहाँ बिल्कुल ना हो उसे क्या कहेंगे? अनावृष्टि कह लेंगे। क्या कह लेंगे? अनावृष्टि कह लेंगे। तो अब तीनों आएंगे, आप अब एक जगह सीख लो, ऐसे रिवाइज कर लेना। आगे देखिए, आग से झुलसा हुआ को क्या कहते हैं? जो आग से झुलसा हुआ उसे क्या है? अनल दग्ध। अनल दग्ध, दग्ध माने जलना, अनल माने क्या होता है? अनिल। अनिल माने क्या होता है? अनिल और अनल में अंतर है। अनल माने आग होता है, अनल माने क्या होता है? अनल आग की क्या है? पर्यायवाची है, लेकिन अनिल किसकी पर्यायवाची है? क्या जल की है? आगे देखिए, तो अनल दग्ध है, तो आग से जले हुए व्यक्ति को क्या कहेंगे? अनल दग्ध। अनल माने आग और दग्ध माने ज्वाला। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे क्या कहते हैं? अंकेक्षक। क्या कहते हैं? अंकेक्षक कहते हैं, ऑडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकेक्षक। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, एक एक अक्षर, इसे कहते हैं अक्षरशः। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अक्षरशः, एक एक अक्षर, जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न हो। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न होता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनन्य। क्या कहते हैं? अनन्य। ठीक, इसे याद करो आप जरा। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न होता हो उसे कहते अनन्य है, माने दूसरे से संबंधित हो, नहीं है। अगला देखिएगा, अन्न की अधिष्ठात्री जो देवी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अन्नपूर्णा कहते हैं। माँ पार्वती का स्वरूप है अन्नपूर्णा। ठीक है, आप जहाँ कहाँ पर जाएंगे? गोल्डन टेम्पल वाराणसी में, महादेव का जो विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर जब आप जाएंगे, ठीक है, तो उन्हीं के आप बगल में थोड़ा सा ही दूर में, ठीक है, माँ अन्नपूर्णा के नाम से, ठीक है, माने एक वो है भोजनालय है जो फ्री ऑफ कास्ट मतलब चलता है। वहाँ पर आप आराम से खाना खा सकते हैं। ठीक है, और दान भी कर सकते हैं। खाना चाहिए और दान करना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, खाना खा के आइएगा, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है वहाँ का खाना। वो एक तो खिचड़ी वो कुछ बनाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है वो, पता नहीं किस चीज़ की बनाते हैं लेकिन बहुत अच्छी लगती है। आगे देखिएगा, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक जो आदेश होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अध्यादेश। क्या कहते हैं उसे? अध्यादेश। तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है, और इसी से बनता है 213, जिसके तहत राज्यपाल, जिसके तहत क्या है? गवर्नर, राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहलाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, इसे 1008 बार लिख लो। अंतःपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःपुर। माने राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास होता है उसे क्या कहते हैं? अंतःपुर या रनिवास भी बोलते हैं। अंतःपुर या रनिवास भी बोलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, किसी कथा के अंतर्गत
आने वाली कोई दूसरी जो कथा होती है उसे क्या कहते हैं, अंतः कथा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः कथा कहते हैं। इसे भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतः कथा माने क्या होता है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा। समझ गए कि नहीं? चलिए आगे देखिएगा। जो दंड पाने योग्य न हो, जो दंड पाने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं, दंडनीय। उसे कहते हैं अदंडनीय, सॉरी वो क्या है, अदंडनीय है। और जो दंड के लायक है उसे क्या कहेंगे, दंडनीय है। वो क्या है, दंडनीय। इधर देखिएगा, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी रटाए हूँ मैं बार बार। उसे कहते हैं अनुरक्त। क्या कहते हैं, अनुरक्त। विरक्त का क्या होता है, अनुरक्त विलोम, वहीं पढ़ाया था। माने अनुरक्त माने होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आप क्या है, आसक्त हो, लगे हो, चाहत हो आप में, उसके प्रति तितिर्षा हो आपकी, उसे कहते हैं अनुरक्त। क्या है, अनुरक्त। और जब अनुरक्त खत्म होगा तब आप किधर जाएंगे, तब आप वेदांत दर्शन की तरफ जाएंगे, उपनिषदों की विचारधारा की तरफ जाएंगे, और क्या होगा, आपको आध्यात्मिक तरफ जाएंगे। टेस्ट नंबर 3 देख लीजिए। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 में आप पहला देखिए सवाल क्या लिखा है, जिसकी तुलना, यहाँ तुलनीय नहीं है, जिसकी तुलना न की जा सके वो क्या है, अतुलनीय है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की बात नहीं। नज़दीक आने वाला उसे क्या कहते, अभिगामी। अब देखो ये सवाल आएगा तो आप क्या है, लगेगा ही नहीं आपको, क्या है। ठीक है, इसे मुझे क्लिष्ट में लिख दिया था, नहीं तो मैं इसे क्लिष्ट में टिक कर ले जाता। तो नज़दीक आने वाला क्या कहलाता है, अभिगामी। क्या है, अभिगामी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहते हैं, अनुगृहीत। क्या कहते हैं, अनुगृहीत। उसमें विकल्प रहेगा, अनुग्रहीत भी रहेगा और अनुगृहीत भी रहेगा। तो आपको अनुग्रहीत न लगा करके क्या टिक करना है, अनुगृहीत। अभी जानते हैं, अभी तो ये बहुत आसान लगता है, ऐसे पढ़ते ना सामने सामने, जब विकल्प में आएगा तब, जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तब, इसलिए अच्छे से आप यहाँ पढ़ो। हाँ, जिस पर अनुग्रह किया गया हो क्या है, अनुगृहीत है। जो बिना मांगे मिल जाए उसे क्या कहते हैं, अयाचित। अभी इसके पहले ही आपको सिखाए थे, याचना माने क्या होता है, मांगना। ठीक है, तो जो बिना मांगे मिल जाए उसे क्या है कहेंगे, अयाचित है। वो क्या है, अयाचित है। और जिसकी मांग न की गई हो वो भी क्या है, अयाचित है। वो भी अयाचित है। जो मानव के योग्य न हो उसे क्या कहेंगे, अमानवीय है। जो मानव के अनुरूप या योग्य न हो वो अमानवीय है, और उसे अमानुषिक भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अमानुषिक भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे क्या कहेंगे, उसे अतीन्द्रिय। क्या कहेंगे, अतीन्द्रिय। ठीक है, यहाँ पर बड़ी मात्रा लगा दिया था जो गलत था, तो इसीलिए उसे छोटी किया हूँ। और यहाँ एक छोटा सा स्टार लगा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे क्या कहेंगे, अतीन्द्रिय। क्या कहेंगे, अतीन्द्रिय। नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे क्या कहते हैं, उसे अप्रहत कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रहत कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अप्रहत। और वह खेत भी जिसको जोता न गया हो उसे क्या कहते हैं, उसे भी अप्रहत कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अप्रहत कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कपड़े को न पहना गया उसे अप्रहत कहते हैं, जैसे ऊपर वाला। नेक्स्ट देखिएगा, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो तो क्या है, कोई दूसरा उपाय मतलब क्या है, कोई अन्य उपाय न हो। दूसरा उपाय का मतलब कोई अन्य उपाय नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, अनन्योपाय। दूसरा मतलब अन्य उपाय नहीं है, तो उसे कहेंगे अनन्योपाय। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि कनिष्ठा और मध्यमा के मध्य की उंगली, कनिष्ठा और कानी अंगुली और उसके ठीक सटी हुई अंगुली के बाद वाली
बीच वाली अंगुली, इनके बीच वाली, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, रिंग फिगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग फिगर भी बोलते हैं। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? अनामिका। तो आप जानते हैं अंगूठा को अंगुष्ठ कहते हैं, अंगूठा हो गया। उसके बाद में वाले को क्या कहते हैं? तर्जनी कहते हैं। फिर बीच वाली को मध्यमा कहते हैं, तीसरे उसके बाद वाली को अनामिका कहते हैं। और कानी अंगुली को क्या बोलते हैं? कानी अंगुली को क्या बोलते हैं? अब आप बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखिए, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षर कर्ता। अधो हस्ताक्षर कर्ता। ठीक, हम लोग बोलेंगे अधो हस्ताक्षरी। ऐसा देखो, जब ऑफिशियल लेटर लिखते हैं ना, आप आरओ बनोगे, पीसीएस बनोगे, तो जब आप ऑफिशियल लेटर लिखोगे, क्योंकि आप अधिकारी हो तो बनोगे, तो अधिकारी का ही साइन नीचे लिखा रहता है ना यहाँ पर। ठीक है, ऐसे तो यहाँ आप साइन करोगे तो वही है जो साइन करता है ना, वही होता है अधो हस्ताक्षर कर्ता। अधो माने नीचे, हस्ताक्षर कर्ता माने हस्ताक्षर करने वाला। अधो मतलब क्या होता है? नीचे। जैसे कभी भी आए अधोवस्त्र, अधोगामी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? नीचे की तरफ। ये चीज़ आप समझते जाना तो कभी भी काम आएगा। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। जो किसी विषय के बारे में, जो किसी विषय या वस्तु में आसक्त न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनासक्त। उसे क्या कहेंगे? अनासक्त। और जो आसक्त, जो किसी विषय या वस्तु में लगा हो उसे क्या कहते हैं? उसे तो अब आसक्त कहते हैं, अभी पढ़ा। और जो न लगा हो उसे अनासक्त कहेंगे। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, अविवाहित जो महिला होती है उसे क्या कहते हैं? अनूढ़ा। तो यहाँ पर अविवाहित महिला कहिए चाहे अविवाहित स्त्री, ज़्यादा सही स्त्री लग रहा है। तो अविवाहित महिला, अविवाहित स्त्री, उसे क्या कहते हैं? अनूढ़ा। बहुत बहुत है इम्पोर्टेंट, इसे रट लो प्लीज। ठीक है, जहाँ स्टार लगे हैं दिमाग मत लगाना, उन्हें रटना ही रटना है, खोपड़ी में जाना ही जाना, रखना ही रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, कमर। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, तो अभी तो तद्भव तत्सम में भी मैंने इसको बताया था आपको, अधो वस्त्र। क्या कहते हैं? अधो वस्त्र। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है, जहाँ भी आपको पढ़ाया हूँ इसके बारे में पूछा था कि ऋग्वैदिक काल में अधो वस्त्र को क्या कहते हैं? क्या नीव कहते थे? नीव, यही मैं आपसे पूछा था कि कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अधो वस्त्र माने क्या होता है? अधो माने नीचे, वस्त्र में जो कमर के नीचे पहना जाए उसे क्या कहेंगे? अधो वस्त्र कहेंगे। जो नियमानुकूल न हो, माने नियम के अनुकूल न हो, तो उसे क्या कहेंगे? अनियमित है। वो क्या है? नियम के अनुकूल नहीं है तो वो क्या है? अनियमित है। नेक्स्ट देखिएगा, जो डिगाया न जा सके, माने जो इतना दृढ़ है कि उसे आप उसके एम से हटा नहीं सकते। जैसे आप, अगर आप क्या हैं? सच में अडिग, माने अडिग हैं, आप दृढ़ संकल्पित हैं कि इस बार ऑफिसर बन के ही जाना है, बार बार का वो नहीं, बल्कि इतना साहस जुटा करके आप अडिग हो गए हैं। ठीक है, तो आपको कोई डिगा नहीं सकता है। तो वही है, जिसे डिगाया न जा सके उसे क्या है? अडिग है। ठीक, नींद आए, थकान आए, उसे क्या है? दूसरे की विवाहित स्त्री। भैया ये देख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिसका विवाह न हुआ हो अनूढ़ा है, लेकिन जो दूसरे की विवाहित स्त्री है वो अन्यूढ़ा है, माने अन्य की ऊढ़ा, माने अन्य की स्त्री। तो उसे क्या कहेंगे? जो नहीं है अभी विवाहित, उसे क्या कहेंगे? अनूढ़ा है। जो अविवाहित है उसे अनूढ़ा है, उसका तो विवाह ही नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरे की विवाहित है उसे क्या कहेंगे? अन्यूढ़ा, माने अन्य की विवाहित, माने अन्यूढ़ा। ये सब याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनूढ़ा और अन्यूढ़ा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्य माता के उदर से माने पेट से उत्पन्न हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अन्योदर। क्या कहेंगे? अन्योदर, माने अन्य के उदर से। ठीक है, जिसका निर्णय न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनिर्णीत है।
अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। अनिर्णय नहीं लगाएंगे, क्या है? जिसका निर्णय न हुआ हो वो क्या है? अनिर्णीत है। ठीक, अनिर्णीत। नेक्स्ट देखिएगा, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे क्या कहेंगे? अनुरक्त कहेंगे। रिपीट हो गया। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? अरुणोदय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय से, ठीक है, देखो मध्य मध्य दिन जो होता है उसे मध्याह्न कहते हैं, ठीक है, और जो 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसे अपराह्न कहते हैं, और सूर्योदय के पूर्व का जो समय होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अरुणोदय कहते हैं। क्या कहते हैं? अरुणोदय। ठीक, जिसका कोई काट या खंडन न हो सके उसे क्या कहते हैं? अकाट्य कहते हैं। जिसका कोई खंडन न हो सके, ठीक है, या काट न हो सके तो उसे कहते हैं अकाट्य। उसे क्या कहेंगे? अकाट्य। नेक्स्ट देख लीजिएगा सवाल, यहाँ पर है जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया गया हो उसे क्या कहेंगे? अवर्णनीय। क्या कहेंगे? जिसका वर्णन या वचन न किया गया हो उसे क्या कहेंगे? अवर्णनीय या अनिर्वचनीय। ठीक, अनिर्वचनीय। ओके, लास्ट देख लीजिए, कह रहा है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहेंगे? अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। इसे 1001 बार इंपॉर्टेंट लिख लो और इसे रट लो। जिस पर किया जाता हो क्या कहलाता है? बोलिए। अभियुक्त। क्या है? अभियुक्त है। ओके, तो पहला लेक्चर था इसलिए मैंने इस तरीके से आपको, और लिखा तो और भी था लेकिन 3 ही पेज स्कैन किया। हमने कहा पहले देखेंगे कि टाइम कितना अरेंज होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के साथ ऐसे देखते रहिए। अब हम लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा, धीरे धीरे और स्पीड में आ जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों।